नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे। और हाल ही में सब लोगों ने एक बहुत बड़ा पर्व जो कि दीपों का दीपावली है, सभी ने अच्छे से मनाया है और उम्मीद करते हैं सभी ने बहुत अच्छे से मनाया है और ये दिवाली सबके जीवन में आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत सार की खुशियाँ लेकर आएँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास का जो सेशन चल रहा था। पीआईएच गर्भावस्था के दौरान जो महिला में हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा था, उसकी कंडीशंस, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसी का आज अपन पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। ओके, इससे पहले अपन ने पार्ट वन और टू पढ़ लिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ पर क्लास देख सकते हैं। क्योंकि दोनों क्लास आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो पार्ट थर्ड है जो कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। पीआईएच, पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेंशन। अब इसके लास्ट पड़ाव की तरफ अपन इस सेशन में, इस टॉपिक में, और जो इन इम्पोर्टेंट है इसमें वो है एमजीएसओ4 का यूज कैसे करना, क्या उसके टॉक्सिसिटी इफेक्ट रहेंगे, कैसे अपन को डोज देना है, वो सारी चीजें आज की इस क्लास में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले वो पता रहना चाहिए अपन को कि आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। हो सकता है थोड़ा सा लेंदी क्लास हो जाए क्योंकि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अपन टुकड़ों में डिवाइड करके नहीं पढ़ेंगे। व्हाट इज एमजीएसओ4, क्या है एमजीएसओ4 वो जानेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एमजीएसओ4 कैसे देना है, एमजीएसओ4 का मेंटेनेंस डोज क्या रहेगा, लोडिंग डोज क्या रहेगा और फर्स्ट रेफरल डोज क्या रहेगा वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन एमजीएसओ4 का टॉक्सिक साइंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। एडिशनल डोज एमजीएसओ4 का क्या क्या रहेगा वो पढ़ेंगे। और आइडेंटिफिकेशन व्हाट नर्सिंग केयर नीडेड, यदि एमजीएसओ4 आप डोज दे रहे हैं तो क्या क्या एक नर्सिंग केयर होनी चाहिए। टर्मिनेट टू द प्रेगनेंसी और नॉट, यदि एमजी कंडीशन है तो कौन सी कंडीशन को टर्मिनेट करना है, कब नहीं करना है वो पढ़ना है। कैल्शियम सप्लीमेंट्री कैसे प्रिवेंट करता है प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया को वो डिटेल्स में पढ़ेंगे। लास्ट में की मैसेज। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में डिटेल्स में पढ़े रहेंगे, तो पूरा क्लास से बने रहें, पूरा वीडियो देखें ताकि जो इंफॉर्मेटिव है वो सारी चीजें अपन यहाँ से पढ़ सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि एमजीएसओ4 होता क्या है। ओके, तो एमजीएसओ4 क्या है, सबको पता है कि ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में, यदि कन्वल्जन्स प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया की कंडीशन देखने को मिल रही है तो मैनेजमेंट के रूप में। तो मैग्नीशियम सल्फेट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड medications in obstetrics, most notable for the prevention of eclamptic seizures and fetal neuromatic of the family preterm न्यूनेट। ओके, ये कंडीशंस है जो कि मेनली अपन एक्लेम्सिया या प्री टर्म न्यूनेट्स की कंडीशंस में अपन एमजीएसओ4 को ड्रग ऑफ चॉइस में यूज करते हैं। इसका यदि अपन फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला ये होता है एमजीएसओ4, जिसमें सल्फेट होता है, ऑक्सीजन के 4 कंटेंट होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं इसके कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देना। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है और ध्यान देने वाला कंसेप्ट है कि पता है कि एमजीएसओ4 देना है, लेकिन एमजीएसओ4 देना कैसे है। ठीक है, तो जो एमजीएसओ4 का डोज अपन देते हैं मेनली 3 फेज में देते हैं, 3 टाइप्स में अपन उसको बोल सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका फर्स्ट डोज या एफआरयू, नॉन एफआरयू, फर्स्ट रेफरल यूनिट पर रेफर करने से पहले कितना डोज, दूसरा है अपना लोडिंग डोज और तीसरा अपन पढ़ेंगे मेंटेनेंस डोज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़िए, पूरा पढ़िए, कितना डोज देना है। हमेशा यही कंफ्यूजन होता है और हमेशा एग्जाम में 100% क्वेश्चंस पुट अप होता है यहाँ से। तो ये जानना कि कितना है डोज देना वो बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट
नॉन रेफरल डोज का मतलब है यहाँ से कि आपका ड्यूटी मान लो कि कोई सब सेंटर पे है, ओके, तो वहां पर आपको कितना डोज, ऐसा नहीं कि आपके पास मान लो कोई प्रेग्नेंट मदर आ गई है, हिस्ट्री आपने देखा कि उसको कन्वर्जन की कंडीशन में है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया भी है, तो ऐसा थोड़ी अपन उसको बिना कोई डोज दिए हुए रेफर कर देंगे। हो सकता है वो रेफरल साइड पर जाए उससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, क्योंकि जो कन्वर्जन की कंडीशन है ना, वो मदर और जो अंदर फीटस है दोनों के लिए डेंजर, एक तरह से प्राण घातक कंडीशन होती है। तो उसको रिकवर करने के लिए यदि मदर आती है तो उसको अपन को फर्स्ट रेफरल यूनिट देख के ही अपन को उसको रेफर करना। अब ये फर्स्ट डोज में MgSO4 का डोज देना कितना, कितना देना है, टोटल 10 ग्राम, ओके, 10 ग्राम यहाँ पर अपन को यूज करना। करना कैसे है, 5 ग्राम 10 ml, देखिए 1 जो ग्राम होता है, 1 ग्राम में 2 ml होता है, 1 ग्राम इक्वल टू द 2 ml। अब मैग्नीशियम सल्फेट डीप IM देना है ईच बटक, ओके, पेशेंट शुड बी द रीच FRU 2 hours फॉर द फर्दर मैनेजमेंट। देखिए MgSO4 का दोनों बटक्स पे देना है, डीप IM देना है, कैसा, 5 ग्राम ईच बटक्स, और उसको फिर वहां से रेफर कर देना। रेफरल का डिस्टेंस जो है लगभग 2 hours में होना चाहिए। तो ये तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट रेफर डोज देकर अपन ने रेफर कर दिया, कितना, 10 ग्राम MgSO4। इसके बाद आता है लोडिंग डोज। लोडिंग डोज जो कि अपन कहाँ पर देते हैं, FRU में देते हैं, जहां पर अपन ने रेफर किया, ठीक है। अब रेफर डोज यहाँ पर अपन, एक कंसेप्ट है कि लोडिंग डोज FRU साइड पे ही क्यों देते हैं अपन, नॉन FRU पर क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जो FRU डोज है, लोडिंग डोज है, उसको अपन मॉनिटरिंग के तहत देते हैं। जब वो डोज चलता है तो कुछ IV देते हैं, IM देते हैं, मॉनिटरिंग करना होता है, क्योंकि उसका कुछ टॉक्सिसिटी इफेक्ट देखने को मिलता है, इसीलिए अपन जो FRU साइड है वहां पर इसको रेफर कर रेफर करते हैं। मेनली लोडिंग डोज में टोटल डोज कितना होता है, इम्पोर्टेंट है, कितना, 14 ग्राम, 14 ग्राम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो 14 ग्राम देते हैं, 14 ग्राम देते हैं, वो 2 फेज में देते हैं, IV प्लस IM, ठीक है। जिसमें IV की बात करें तो 4 ग्राम, और IM की बात करें तो 10 ग्राम, टोटल कितना हो गया, 14, ठीक है। देख लेते हैं कि IV में कितना, IV में जो अपन डोज देते हैं वो देते हैं 8 ग्राम, 8 ग्राम मतलब ML, 8 ml, 1 ग्राम इक्वल टू द 2 ml अपन ने पढ़ा था, तो 4 ग्राम इक्वल टू द 8 ml। मैग्नीशियम सल्फेट, इसको डाइल्यूट करते हैं कितना, 12 ml NS के साथ, एंड 20 ml सीरिंज में, ठीक है। तो टोटल अपने पास फ्लूइड कितना हो गया, 8 + 12, 12 NS हो गया, 8 ml MgSO4, 20 को अपन 20 ml सीरिंज में, और ये जो कंसंट्रेशन होगा 20% होगा, और एकदम स्लोली इसको देना, लगभग 5 से 10 मिनट में इसको अपन को देना है। सेकंड है जो बचा हुआ 10 ml है, वो कैसे देना है, वो देना अपन को 5 ग्राम ईच बटक्स, ठीक है, ईच बटक्स देना है। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट ऐड हो जाता है, यहाँ पर 1 ml 2% लिग्नोकेनाइन अपन को डीप IM इंक्लूड देते हुए देते हैं, मतलब 5 ग्राम तो वो रहेगा, या 10 ml वो रहेगा, साथ ही साथ 1 ml अपन एम लिग्नोकेनाइन देते हैं 2%, क्योंकि MgSO पर जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो अच्छा पेन होता है, बहुत पेन होता है, उस पेन को रिलीव करने के लिए अपन लिग्नोकेनाइन देते हैं। तो यहाँ पर अपन ने, मैं लोड फर्स्ट डोज देखा और लोडिंग डोज देगा, लोडिंग डोज में कितना है, 4 + 10, ओके, 4 IV देंगे जिसमें 12 ml अपन NS इंक्लूड करते हैं, और जो 10 ml देते हैं, 10 ml जो अपन देते हैं, 5 ml देंगे IM दे के, ईट बचक्स विथ 1 ml 2% लिग्नोकेनाइन के साथ, ओके। यहाँ से उम्मीद करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप
ठीक है, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। इसका जो थर्ड फेज है या थर्ड टाइप है, वो है मेंटेनेंस डोज। ठीक है, फर्स्ट अपन ने एफआरयू, नॉन एफआरयू, दूसरा अपन ने लोडिंग डोज पढ़ ली, और थर्ड अपन मेंटेनेंस डोज पढ़। तो तीन टाइप से देते हैं, नॉन एफआरयू, फर्स्ट रेफरल यूनिट, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। यहाँ पर मेंटेनेंस डोज ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, कैसे करती है वो पढ़ते हैं। मेंटेनेंस डोज में सबसे पहले बात करते हैं कि एमजीएसओ4 देते कितना। ठीक है, जो एमजीएसओ4 देते हैं वो 5 ग्राम देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे देते हैं? विद 1 ml 2% लिग्नोकेनाइन अल्टरनेट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अल्टरनेट बटक्स एवरी 4 आवर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या इंपॉर्टेंट है? हमेशा कंफ्यूजन यही होता है। और कैसे होता है देखिए, देना कैसे है? 5 ग्राम देना है अपन को ईच बटक्स में, और देना कैसे? अल्टरनेट। कब? 4 आवरली। ठीक है, मतलब जैसे एक बटक्स में दे दिया, राइट में दे दिया अपन ने। ठीक है, राइट में दे दिया कितना? 5 ग्राम विथ 1 ml 2% लिग्लोकेनाइन के साथ। फिर जो नेक्स्ट डोज अपन मेंटेनेंस की देंगे वो लेफ्ट बटक्स में देंगे। कितना देंगे? वही 5 ग्राम देंगे, 1 ml 2% लिग्नोकेनाइन के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है? अल्टरनेट बटक्स हो गया, और गैप कितना हो गया? 4 आवरली। ठीक है, भूलोगे नहीं ना? ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस चलता है ना, किसी भी चीज को अपन बोलते हैं कि यार ये काम आप कंटिन्यू करो ताकि आपका मेंटेन रहे। किसी चीज को आप कंटिन्यू पढ़ाई करो ताकि आपको मेंटेन बनाए रखे, है ना? तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, इसी को लिए इसको मेंटेनेंस डोज भी बोला कि वो रिपीट नहीं हो, वो जो कंडीशन था सीवियर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, वो कंडीशन वापस रिपीट नहीं हो, इसी के लिए अपन मेंटेनेंस डोज देते हैं। मेंटेनेंस डोज देना कब तक है? अब ये जो देते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, 24 आवर तक। कब? लास्ट कन्वर्जन या लास्ट डिलीवरी अकर्स लेटर। लास्ट जो कन्वर्जन हुआ था उससे लेकर अगले 24 घंटे तक अपन को मेंटेनेंस डोज देनी है। देनी कैसे है? हर 4 घंटे में। और कहाँ पर? अल्टरनेट बटक्स में। देखिए, अपन यहाँ देखते हैं, जैसे 6 PM, 6 PM को अपन ने फर्स्ट डोज दी। ठीक है, फर्स्ट डोज दे दी मेंटेनेंस की। तो जो नेक्स्ट डोज होगा वो कब देंगे? 6 में 4 आवर जोड़िए, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 10 10 PM, 10 PM अपन नेक्स्ट। ये जैसे राइट बटक्स में अपन दे रहे हैं, तो ये लेफ्ट बटक्स में अपन देंगे। नेक्स्ट जो डोज होगा 10 में, फिर 11, 12, 1 और 2, 2 PM, 2 AM, AM हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपन कहाँ देंगे? अब ये राइट बटक्स देंगे। ठीक है, तो ये अल्टरनेट सीक्वेंस चलता है, और ये कब तक चलेगा? 24 आवर तक। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरे दिन शाम का 6 बजे तक अपन को ये डोज देनी है। तो 24 आवर हो गया टोटल। ठीक है, 24 आवर तक अल्टरनेट, 4 आवर में अल्टरनेट बटक्स में देना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है एमजीएसओ4 का डोज देने में। तो अच्छे से आप इस चीज को समझिएगा। हो सकता है वीडियो लेंदी हो जाए, लेकिन यहाँ ये चीजें अपन को समझना बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस डोज होगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी साइंस देखने को मिलती है अपन को। जब अपन एमजीएसओ4 का मेंटेनेंस डोज देते हैं, तो कुछ साइन सिम्टम्स या कुछ टॉक्सिसिटी, या अपन बोल सकते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है। अब क्या क्या देखने को मिल सकती है? पोस्ट टॉक्सिसिटी साइन बिफोर एवरी मेंटेनेंस डोज, लिखा भी है कि मेंटेनेंस डोज जैसे अपन को 4 आवर में देना है, 4 आवरली इंटरवल। तो जो नेक्स्ट डोज देंगे ना, उसको देने से पहले अपन को एक बार ये 3 सिम्टम्स देख लेने चाहिए। ये टॉक्सिसिटी क्या क्या देखना है? एक तो उसका यूरिन आउटपुट देखना है। यूरिन आउटपुट की कंडीशन
लेस देन 25 टू द 30 ml पर आवर तो नहीं है। यदि ये कंडीशन होगी तो उसको अपन ओलिगोयूरिया कंडीशन उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में एक तो ये कंडीशन आइडेंटिफाई करनी चाहिए। दूसरा कि नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है। नी जर्क रिफ्लेक्स यदि जनरल अपन करते हैं तो जनरल एक वो होता है जिसमें अपन नी के ऊपर एक हैमर से हल्का मार प्रेशर करते हैं तो आगे की तरफ मूव मूव होता है। लेकिन यदि ये एब्सेंट है, ठीक है, तो नी जर्क एब्सेंट हो गया। तीसरा सिम्टम्स है रेस्पिरेशन रेट चेक करते हैं कि कितना है, लेस देन 60 पर मिनट है कि नहीं है। यदि ये तीनों कंडीशन अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, यूरिन आउटपुट है नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है, नी जर्क एब्सेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है या रेस्पिरेट नॉर्मल दे रहा है, तो अपन को मेंटेनेंस डोज कंटिन्यू रखना है। लेकिन यदि ये चीजें अपन को देखने को मिल रही है, क्या क्या, यूरिन आउटपुट है, ओलिगोयूरिया है, नी जर्क एब्सेंट है और रेस्पिरेशन भी लेस देन 60 ml पर मिनट है, उस कंडीशन में अपन को क्या करना है? उस कंडीशन में अपन को विद होल्ड द नेक्स्ट डोज द प्रेजेंस एनी टॉक्सिस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे ही आप यदि हम जीएसओ कोड दे रहे हैं, आपको ये तीनों सिम्पटम्स टॉक्सिसिटी साइन देखने को मिल गए हैं, तो आपको उसी टाइम जो मेंटेनेंस डोज दे रहे हैं उसको होल्ड कर देना है। ओके, होल्ड करके जब तक वो नॉर्मल साइन देखने को नहीं मिले तब तक अपन मेंटेनेंस डोज का स्टार्ट नहीं करें। इसको देखिए एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। जैसे अपन ने 6 AM अपन को मेंटेनेंस डोज दे दी है, ठीक है। अब अपन को नेक्स्ट डोज कितना देना है? 10 AM देना है, ठीक है। यदि अपन को 10 AM नेक्स्ट डोज देना है, यदि इसी दौरान कन्वर्जन देखने को मिल गया, ठीक है, कन्वर्जन देखने को मिल गया, तो उस दौरान अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये डोज जो रहेगा, यदि मान लो सॉरी, कन्वर्जन के साथ साथ अपन को ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, मेंटेनेंस डोज दे रहे हैं अपन, ये तीनों सिम्टम्स देखने को मिल गए अपन को, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो 10 AM पे देने वाला था डोज, उसको होल्ड कर दे, रोक देंगे, ठीक है। और कब स्टार्ट करना है? जब ये वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो जाए। एक चीज यहाँ पर और क्लियर कर दें, जब भी आपको जैसे 10 AM पर वापस डोज स्टार्ट करना है, तो नेक्स्ट जो अपन टॉक्सिसिटी साइन के बाद जो नेक्स्ट डोज स्टार्ट करेंगे वो 0 डोज होगी, पहली डोज। मतलब 10 AM पर अपना कौन सा रहेगा? फर्स्ट डोज। और अपना जो 24 आवर का जो मेंटेनेंस का सीक्वेंस था ना, वो कब बढ़ जाएगा? वो अगले 24 घंटे में कितना? 10 AM पे जाके स्टॉप करना था। जो अपन को पहले कहाँ 6 AM पर स्टार्ट करना था, वो अपन को कहाँ करना है? 10 AM पे, ठीक है। जहां पर आपको ये टॉक्सिसिटी इफेक्ट देखने को मिले, वहीं पर अपन स्टार्ट करें, होल्ड करें, सॉरी, होल्ड करके नेक्स्ट डोज स्टार्ट करें। जो नेक्स्ट डोज होगी वो 0 डोज होगी, और वो डोज फिर 24 आवर के लिए अपन उसको रेगुलर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है, एंटीडोट देते हैं अपन यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर कंसेप्ट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि एंटीडोट मेनली ये जो एंटीडोट देते हैं अपन किसमें? रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं 10 ml 10 मिनट के लिए 10%। ओके, ये अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट मेनली देते हैं। तो यहाँ पर भी अपन ने मेंटेनेंस जो डोज के साथ साथ कैसे अपन को टॉक्सिसिटी साइन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे विदहोल्ड करना है, फिर नेक्स्ट डोज स्टार्ट करना है। और मेनली जो एंटीडोट होगा रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी में, वो कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। इसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट इन द सेफ ड्रग यूज। देखिए कुछ गाइडलाइन है देते समय, क्या क्या गाइडलाइन है। सबसे इम्पोर्टेंट कि जो नर्सेज है के सीवियर प्री एक्लेम्सिया में फर्स्ट डोज दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं इसके लिए मेडिकल ऑफिसर ही रहेगा और वो ही इसको करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन स्पष्ट क्लियर बोलती है कि फर्स्ट रेफरल डोज नर्सिंग जो स्टाफ है वहां पर उसको देकर रेफर किया जा सकता है।
Magnesium dose is the safe drug and can be easily used to the monitoring to the toxicity sign. मैग्नीशियम सल्फेट ऐसा कोई डोज नहीं है, सीवियर डोज नहीं है, इसको इजीली अपन क्लोज मॉनिटरिंग के तहत देखकर इजीली दिया जा सकता है। क्लोज मॉनिटरिंग में चेक क्या करना है, मात्र टॉक्सिसिटी साइन को। नेक्स्ट इज द एवरी एवरी केसेस, एवरी केसेस में in the sign the toxicity in seen generally withhold the next dose sufficient to the address it। अपन ने पढ़ा था कि यदि अपन को टॉक्सिसिटी साइन देखने को मिलता है तो जो नेक्स्ट डोज होगी मेंटेनेंस डोज को विदहोल्ड कर देना है। एंटीडोट में बी टू द नीडेड इन द केस ऑफ द रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी इज विद द रिकमेंडेड। ओके, क्लोज मॉनिटरिंग जो एंटीडोट होगा, एंटीडोट अपन ने पढ़ा था कि कौन सा होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा, वो देते हैं। गिव द एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट, कितना, 10 ml 10%, और 10 मिनट के लिए अपन मेनली यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें है, यहाँ पर अपन कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। कुछ कंडीशंस, कंडीशंस क्या है, आइडेंटिफाई विद नर्सिंग केयर नीडेड। यहाँ पर कि किस किस कंडीशंस में अपन को नर्सिंग केयर का जरूरत है कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं। सबसे पहले कंडीशन गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की कंडीशन है। यहाँ पर प्रेजेंटिंग लेबर, प्रेजेंटिंग विदाउट लेबर, दो कंडीशन है यहाँ पर। एक तो मदर आपके पास है यदि लेबर हो, और एक विदाउट लेबर में। तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अपन को नर्सिंग केयर करना है। यस, नर्सिंग केयर तो करना है। डिस्क्रिप्शन, एडमिट एंड द ट्रीट टू द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। और विदाउट लेबर है तो ऐसा कुछ नहीं है, अपन को पर्टिकुलर नर्सिंग केयर की कोई जरूरत नहीं है। फॉलो अप द ओपीडी 1 से वीक। ओके, दूसरी कंडीशन है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया की कंडीशंस में यदि मदर लेबर की में कंडीशन में है तो अपन को क्या करना है, और विदाउट लेबर में, यदि लेबर में है तो ऑफिशियली है कि नर्सिंग केयर करना है और एडमिट एंड ट्रीट टू द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। यदि प्री एक्लेम्सिया है और लेबर की कंडीशन नहीं है तो उसमें अपन को कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है कि नर्सिंग केयर। फॉलो अप ऑफ द ओपीडी ट्विन से वीक। सीवियर प्री एक्लेम्सिया में यदि लेबर है तो नर्सिंग केयर की जरूरत रहेगी, और एडमिट, इस कंडीशन में अपन को एडमिट करना है और MgSO4 का डोज देना है, क्योंकि कंडीशन कौन सी है, सीवियर एक्लेम्सिया। और यदि मान लो कि सीवियर एक्लेम्सिया है, लेबर में नहीं है, तब भी अपन को क्या करना है, नर्सिंग केयर तो करना है, साथ ही साथ एडमिट MgSO4 का डोज देना है जितना नीडफुल हो। और लास्ट इज द एक्लेम्सिया कंडीशन में यदि लेबर की कंडीशन में है तो उनको नर्सिंग केयर तत्काल देना है, और इसमें भी क्या करना है अपन को, एनी हाउ अपन को करके और डिलीवरी कंडक्ट करवा देना है। ठीक है, तो ये कंडीशंस है अपनी नर्सिंग केयर में। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस है, और जैसे कि मान लो कि कोई मदर आपके पास आई है, प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है और लेबर की कंडीशन है, तो आप क्या उसको नर्सिंग केयर देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। यदि देंगे तो आप क्या क्या उसको एडवाइस करेंगे। ठीक है, तो ये अपन को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो कंडीशंस अपन देखते हैं वो है टर्मिनेट प्रेगनेंसी और नोट। कौन कौन सी कंडीशंस में अपन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस में अपन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही कंडीशन देखते हैं। इसमें अपन अकॉर्डिंग टू वीक देखेंगे कि सबसे पहले गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यदि मदर प्रेगनेंसी लेस देन 23 वीक है तो उसमें क्या अपन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे। देखिए यहाँ समझने का ये है, कोई मदर आपके पास आई है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, केवल हाइपरटेंशन है, बाकी अदर सिम्टम्स नहीं है, और 23 वीक लेस देन है, तो आप क्या उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे, नहीं। ठीक है, और यदि मोर देन 24 टू 34 वीक है तो उसमें भी नहीं, क्योंकि मॉनिटरिंग करेंगे इस पेज में और अपन कंटिन्यू रखेंगे। यदि 35 to 36 है तो इसमें भी अपन, क्योंकि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन मतलब ओनली बीपी का प्रॉब्लम है, नो अदर सिम्टम्स रिगार्डिंग टू द प्रोटीन यूरिया एडिमा, ये सिम्टम्स। और यदि प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक है तो इसमें तो इजीली अपन डिलीवरी करवा सकते हैं, क्योंकि टर्म फेज है, टर्म 37 to 40
वीक्स के बिटवीन अपन बोलते हैं कि टर्म कंडीशन है, इस दौरान प्रेगनेंसी कंडक्ट कराया जा सकता है। दूसरा है इसमें प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन लेके कोई मदर आई है और लेस देन 23 वीक है, तो क्या उसमें करेंगे अपन, उसमें मेनली केवल टर्मिनेट की जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेंगे, 34 वीक में भी कंटिन्यू रखेंगे, 36 वीक में भी अपन प्री एक्लेम्सिया में कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि क्लो मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपन, ठीक है। और यदि 37 वीक में है तो अपन उसका क्लोज मॉनिटरिंग करें। अब यहाँ पर है सीवियर प्री एक्लेम्सिया। सीवियर प्री एक्लेम्सिया में अपन को, क्योंकि सीवियर प्री एक्लेम्सिया में क्या इंक्लूड हो गया, अपना हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के साथ साथ ही उसको प्रोटीन यूरिया, ये सारा कंडीशन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर नोट करने की बात है कि ये प्रेगनेंसी कितनी है, यदि लेस देन 23 वीक है, ओके, क्योंकि अभी वाइबिलिटी पीरियड क्रॉस नहीं किया, तो यदि अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो मदर के लिए और जो फीटस है उसके लिए डेंजर कंडीशन रहेगी, क्योंकि सीवियर प्री एक्लेम्सिया, तो आगे आगे की तरफ मूव नहीं हो, वहीं पर उसको अपन टर्मिनेट कराना सही रहेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में, यदि 23 वीक से पहले है और 27 वीक के बाद में। अब यहाँ पर यदि अपने पास मदर ये है कौन सी, 24 to 34 वीक में, ठीक है, इस कंडीशन में अपन को प्रेगनेंसी तो टर्मिनेट करवाना है, लेकिन साथ ही साथ एक गिव द एंटी कोर्टिस्टेरॉइड देना है, गिवन टू द 24 आवर, ताकि जो फीटस का डिलीवरी हो वो लंग्स मेच्योर हो सके, ठीक है। हाँ, क्योंकि 34 वीक में हो सकता है कि जो डिलीवरी हो, जो बेबी हो, फीटस हो, वो लाइव बर्थ हो, ओके, तो उसके प्री टर्म बेबी है तो उसको लंग्स को मेच्योर करने के लिए अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं 24 आवर्स में, इफ स्टेबल, ठीक है। साथ ही साथ यदि 35 to 36 वीक में है तो इसमें भी सेम कंडीशंस अपन अप्लाई करते हैं। और यदि आपके पास लास्ट एक्लेम्सिया की कंडीशन है तो अपन को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है लेस देन 23 वीक में, और किसी भी फेज में है, क्योंकि वो जो एक्लेम्सिया है वहां पर क्या हुआ, कन्वर्जन स्टार्ट हो गया। कन्वर्जन अपन ने पढ़ा था कि जो मदर होती है और फीटस होती है दोनों के लिए डेंजर कंडीशन हो, इसीलिए यदि आपको आइडेंटिफाई होता है एक्लेम्सिया की कंडीशन है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देना है तभी होम में, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये देखा कि कौन सी कंडीशंस को टर्मिनेट करना है, कौन सी को नहीं। आजकल एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चंस पुट अप नहीं होता है, वीक दे देता है। मान लो कोई मदर आपके पास 34 वीक की है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है, तो आप क्या उसमें नर्सिंग केयर करेंगे, ठीक है, क्या प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो एक स्लाइड है, इस स्लाइड में पूरा आपका कंक्लूजन है, लगभग मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से अपना सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से आप रीड आउट और कर लीजिए। ओके, इसी के साथ साथ अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, द प्रिवेंशन ऑफ द प्री एक्लेम्सिया, क्योंकि जो सप्लीमेंटेशन अपन देते हैं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम भी कहीं ना कहीं रिकवर करता है प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया को, क्योंकि अपन जानते हैं कि जनरली जो कैल्शियम का रोल होता है वो नर्व सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, है। तो कैल्शियम उसी नर्व सिस्टम को मेंटेन, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं उनको मेंटेन बनाए रखता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन क्या बोलती है, कितना देना है, ठीक है, कब से स्टार्ट करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है एवरी वुमेन would be given to the calcium gluconate supplementation for the 6 month, okay, 6 month देना है ड्यूरिंग टू द ANC पीरियड फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड फॉर द 6 मंथ ड्यूरिंग टू द लैक्टेशन अपन को देना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर 6 मंथ ड्यूरिंग टू द लैक्टेशनल अपन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं। देना कितना है, 2 कैल्शियम टेबलेट्स वुड बी द गिवन टू द डेली देना है अपन को। साथ ही साथ डोज कितना रहेगा, कंटेम 500 मिलीग्राम
जिसमें कैल्शियम रहेगा एंड 250 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 उसमें इंक्लूडेड रहता है एक टेबलेट में। टू इम्प्लीमेंटेशन गिवन टू द कॉन्टेक्ट टू फिर द प्रेग्नेंट वुमेन विद द हेल्थ सिस्टम और कंटिन्यू उसको कॉन्टेक्ट में मदर में रहना, ठीक है। तो ये कैल्शियम सप्लीमेंट्री का डोज देना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट लेकर 6 मंथ तक देना है लैक्टेशनल तक। और कितना डोज देना है, 2 टेबलेट देना है दिन में। और साथ ही साथ 500 mg का डोज रहता है जिसमें एक टेबलेट में 500 mg कैल्शियम होता है, 250 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में अपन आज की क्लास में क्या की मैसेजेस हैं वो अपन ने क्या क्या पढ़ा। प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया इज द मेजर किलर। देखिए मेजर किलर डेथ from which can be the prevented during to the proper ANC. If this the happens can be managed with the timely administration MgSO4। इम्पोर्टेंट लाइन है जो प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया मेजर किलर डेथ का है और अपन ने पढ़ा हुआ था कि सेकंड लीडिंग कोज है ये डेथ का, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर MgSO4 को देना अपन को पता रहना चाहिए। प्रॉपर नर्सिंग केयर एंड टाइमली MgSO4 एडमिनिस्ट्रेशन इज की मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया। इसीलिए आज बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेंटेनेंस डोज कैसे देना है, लोडिंग डोज कैसे देना है, फर्स्ट रेफरल डोज कैसे देना है, प्रॉपरली पता रहना चाहिए। ओके एंड MgSO4 इज द safe during mother and can be given with the agitations toxicity sign। MgSO4 एक ड्रग ऑफ चॉइस है, सेफ डोज है, बहुत कम इसका टॉक्सिसिटी साइंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि MgSO4 को देने के लिए अवॉइड करें, सेफ डोज है क्योंकि थ्योरी बना रहता है कि बस ये है कि इसको क्लोज मॉनिटरिंग के तहत अपन को देना। एंड लास्ट एट द सब सेंटर ANM कैन बी सेफली गिवन द फर्स्ट 5 ग्राम DPIM ऑन द ईच buttocks एंड रेफर टू द हायर फर्दर मैनेजमेंट। देखिए स्पष्ट बोला गया है कि एक ANM भी MgSO4 का डोज दे सकती है ना। होता क्या था कि बना हुआ कि MgSO4 को नहीं ने एक मेडिकल ऑफिसर, हाँ मेडिकल ऑफिसर्स के ऑब्जर्वेशन में अपन लोडिंग डोज वहाँ जरूर देंगे, लेकिन इसको MgSO4 अपन देके रेफर किया जा सकता है, ठीक है। ओके बिल्कुल आज का क्लास थोड़ा लेंथी था, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास था। तो क्लास इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि MgSO4 का डोज कैसे देना है कैसे नहीं देना है बहुत इम्पोर्टेंट मायने करता है। और सेकंड लीडिंग कोज है, किलर डेथ PIH का कंडीशन है, इसीलिए इसको जानना पहचानना और मैनेजमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये टोटल 3 सीरीज में अपन ने पूरा PIH इंक्लूड किया है। आई होप आपको ये PIH का जो कंडीशन था प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और तीनों क्लास को आप रेगुलरली देखिए क्योंकि 100% इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पुटअप होते हैं। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें। ओके थैंक यू।